नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको संधियों को समाप्त कर दिया था उस वीडियो में, और उससे पहले जो थी वो वर्णमाला थी। तो कुल मिलाकर हमारे 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। तो हमें शब्द भेद जानना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस उसको श्रेणी में रखा जाएगा किस शब्द को, तो वो सारी चीजें आज हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो शब्द भेद को जानने से पहले हम शब्द जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो वर्णमाला में जैसे मैंने बताया था आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। तो ध्वनि के बाद आता है आपका, भाषा की क्या छोटी इकाई है, ध्वनि। अब ध्वनि के बाद बताया था मैंने अक्षर। तो इन्हीं अक्षरों के मेल से, या फिर इसकी परिभाषा क्या है शब्द की, कि अक्षरों के मेल के योग को, अक्षरों के मेल को, और वह सार्थक होना चाहिए, यानी कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। और एक क्रम में भी आ जाता है कि भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई तो हो गई वर्ण या अक्षर, उसके बाद हो गई सार्थक लघुत्तम इकाई या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास, शब्द। समझ में आया कि जो, जैसे मैंने कोई शब्द मुझे लिखना है घर, तो घर एक शब्द है, अर्थ है इसका, तो सार्थक हो गया, ये शब्द हो गया, इसको हम शब्द कहेंगे। साथ ही जैसे मैंने इसको विच्छेद करना है, इसको घ में मैंने पहले भी बताया था, इसको फिर से समझ लो। तो इस प्रकार से मैंने इसको घर बना दिया, यानी कि घ में अ जोड़ा और र में अ जोड़ा, तो ये सारे वर्ण हैं। तो वर्णों के मेल से या अक्षरों के मेल से, अक्षरों के सार्थक समूह के, अक्षरों के मेल से जो सार्थक समूह बने उसे हम शब्द कहते हैं। जो स्वतंत्र शब्द बने, जो स्वतंत्र समूह बनेगा, अक्षरों के मेल से जो स्वतंत्र समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। तो स्वतंत्र कैसे है कि इसको हम स्वतंत्र रूप में यहां लिखते हैं। ठीक है। अब इसका जो है, जिस प्रकार से हम घर के बारे में पूर्ण रूप से इस केवल शब्द को नहीं समझ सकते, शब्द के माध्यम से हम पूरी चीजों को नहीं समझ सकते कि ये जो शब्द है किस रूप में प्रयोग किया जाना है, तो ये स्वतंत्र है इस प्रकार से। अब इसी शब्द को हम जब वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो वो केवल एक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तो ये जो शब्द है यहां पर था ये स्वतंत्र, लेकिन यहां अब ये स्वतंत्र नहीं है, किसी वाक्य में प्रयोग हो चुका है, तो इसको अब हम शब्द नहीं कहेंगे। इस जगह पर जो वाक्य में प्रयोग हो चुका है इसको हम क्या कहेंगे, पद। तो शब्द और पद में एक ही अंतर होता है कि शब्द जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हालांकि दोनों का अर्थ होता है, लेकिन इसका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया आम, आम शब्द लिख दिया यहां पर। अब यह शब्द है, स्वतंत्र है, पद नहीं है, क्योंकि आम से अब क्या पता कर सकते हैं कहां इसका प्रयोग किया जाना है। आम आदमी की बात चल रही है, आम फल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, तो ये स्वतंत्र हो गया है। तो इसी प्रकार से जब स्वतंत्र शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं, और लेकिन साथ ही उस शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पद। तो सबसे अंतर आप समझ गए कि अक्षरों के मेल से, अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो पद कहलाएगा। ये शब्द जो होता है स्वतंत्र होता है, लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होता है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वाक्य में बंध जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर पद कहते हैं। फिर तो ये तो आपका शब्द समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम मूल रूप से समझ लेते हैं कि शब्द जो है यहां पर 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है सार्थक, सार्थक होता है, और एक निरर्थक। ठीक है। एक शब्द होगा सार्थक, एक शब्द होगा निरर्थक। सार्थक का मतलब मैं बता चुका हूं, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो परीक्षा में ये शब्द से पूछा जाता है, एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि भाषा की जो है सार्थक समूह को लिखित लघुत्तम इकाई, यानी कि सार्थक लिखित लघुत्तम इकाई क्या है। सार्थक भी हो, लिखित भी हो
और लघुत्तम भी हो, तो जब सार्थक आ जाएगा तो मतलब समझ लीजिए कि शब्द के बारे में बात कर रहा है। उससे पहले मैं वर्णमाला में बता चुका हूं, या भाषा चैप्टर आएगा उसको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो थोड़ा सा अभी को यही बता दूं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, ये क्या है? लघुत्तम। ये क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। ये ध नहीं है, घ है, तो लिखित लघुत्तम, ये केवल लघुत्तम है। ठीक, अब ध्वनि के बाद क्या आता है? वर्ण या अक्षर। ये वर्ण या अक्षर जो होता है ये लिखित लघुत्तम इकाई हो गया। लिखित, ये लिखित लघुत्तम इकाई हो जाएगा। क्या? वर्ण या अक्षर। इसको लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते, उसका केवल उच्चारण हम कर सकते हैं, तो वो लघुत्तम इकाई है, ये लिखित लघुत्तम इकाई है। उसके बाद आता है शब्द। तो शब्द को क्या बोलते हैं हम? सार्थक। सार्थक लिखित लघुत्तम इकाई। एक एक शब्द बढ़ता जाएगा, एक एक इसमें पक्ष बढ़ता जाएगा इसका, जिसका ये रूप है, यानी कि ये लघुत्तम इकाई है, ये लिखित है, और ये सार्थक है। ये सार्थक, ये अर्थ नहीं होता है इनका, इनका अर्थ होता है, इसको क्या बोलेंगे? सार्थक लिखित लघुत्तम इकाई। उसके बाद आता है आपका पद। ये यहां से समझना ध्यान से कि जो पद होता है शब्द के बाद आएगा, क्योंकि पहले हम पद का शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पद का प्रयोग करेंगे। तो पद जो होता है वो व्याकरणिक दृष्टि से लघुत्तम इकाई है। व्याकरणिक दृष्टि से, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से ये जो पद है ये लघुत्तम इकाई होता है, भाषा का नहीं। ये व्याकरणिक जो पद होगा, जो शब्द का जो अगला रूप होता है, अगला जो अंग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। उसके बाद जो इन पदों से हम क्या बनाते हैं? वाक्य। भाषा की पूर्ण लिखित इकाई, भाषा की पूर्ण लिखित इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। ये सारे जो स्टेप है ध्यान से समझ लेना। ये परीक्षाओं में क्रम पूछा जाता है, या इस तरीके से एक एक प्रश्न यहां से जो बन जाता है उसको भी परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ध्यान से देख लेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपके सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक मैं बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए घर हो गया, चावल हो गया, मैं हो गया, आप हो गया। ये जो शब्द हैं इनका कोई ना कोई अर्थ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सार्थक। और उसी रूप में, उसी के आधार पर सार्थक के बाद आता है, मैंने बताया, निरर्थक। निरर्थक में जैसे मान लीजिए धड़ाम, ढर, भर, टन। ये जैसे कि किसी बर्तन की आवाज हो, किसी घंटी की आवाज हो, गेट खुलने की आवाज हो, या जैसे कि वोटी, वाटा, ये मैं बताऊंगा क्या है। ये सारे निरर्थक शब्द हैं, लेकिन इनको भी सार्थक बनाया जा सकता है। वो कैसे भला? कि जब इन शब्दों का किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग कर ले, या किसी वाक्य में प्रयोग कर ले। जैसे कि रोटी के साथ में क्या करेंगे? रोटी के साथ में, रोटी के साथ में जब बोलते हैं कि रोटी बोटी कुछ है, खाना वाना कुछ है, आटा वाटा कुछ है, तो जब इसको सार्थक शब्द के साथ में इन शब्दों का, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप में इनका कोई औचित्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई इनका जो है स्वतंत्र अर्थ नहीं होता यहां पर। ठीक है, तो अब जैसे धड़ाम है, डिशुम है, वह धड़ाम से गिर गया, उसने, उसकी डिशुम की आवाज आई, घंटी की आवाज टन से हो गई। तो ये जो है ये सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं केवल जब इनके साथ में, या इनके जो रूप है वो वाक्य में प्रयोग किया जाए, या किसी सार्थक शब्द के साथ इनका प्रयोग हो जाएगा। तो ये आपके दो प्रकार हो गए, सार्थक और निरर्थक। तो ये समझ लिए होगा आप लोगों ने। अब इससे आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, काफी कुछ समझना है, जो समझना है अभी समझना है। तो ये थोड़ा सा था सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं 4 प्रकार से। तो 4 प्रकार से बहुत विशिष्ट है, यहां पर परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कि सार्थक में सबसे पहला आता है स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, या इतिहास के आधार पर। तो स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर हो गया। दूसरा हो गया व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर दूसरा प्रकार हो गया। पहला प्रकार क्या था? स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास
या उद्गम के आधार पर, दूसरा है आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है आपका स्वरूप, या स्वरूप नहीं कहेंगे इसको, रूपांतर कह लेंगे, रूपांतर रूपांतर, ठीक है, या प्रयोग के आधार पर, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर नंबर तीसरा हो जाएगा। और नंबर 4 हो जाएगा आपका अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो 4 प्रकार से हमने यहां सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कर दिया है, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास या उद्गम के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है स्वरूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो अब ये इनके अंदर क्या क्या आते हैं वो समझना है। जब इनके अंदर आप जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो सार्थक शब्द जो है या स्रोत, जो एक शब्द दे दिया जाता है कि ये उत्पत्ति के आधार पर है या बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, इस शब्दों का जो है वर्ग बताइए या इसका विभेदीकरण कीजिए। तो ये समझ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द यहां हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका तत्सम। नंबर 1 क्या हो गया आपका? तत्सम। दूसरा है आपका तद्भव। नंबर 3 है आपका देशज, ठीक है। नंबर 3 है क्या? देशज। और नंबर 4 आएगा विदेशज। पढ़े होंगे आपने। तो ये कितने प्रकार के हो गए? इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द यहां पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब आता है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। यहां पर भी शब्द जो है हम 3 प्रकार के कर लेते हैं। बनावट के आधार पर सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द, ठीक है। पढ़े होंगे आपने, समझा होगा, या और अच्छे से समझ लेंगे। रूढ़ हो गया। नंबर 2 हो गया यौगिक, और नंबर 3 है यहां पर योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, यहां पर 3 प्रकार के रचना बनावट के आधार पर होते हैं। और नंबर यहां पर तीसरा आता है रूपांतर और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाता है आपका विकारी शब्द, और नंबर 2 हो जाता है अविकारी, ठीक है। विकारी और अविकारी आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है यहां विकारी शब्द, और दूसरा आ जाता है अविकारी। इसी प्रकार से इसके अंदर भी इनके उपभाग हैं, उपभेद हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या जाता है? विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और नंबर 4 क्या है यहां? विशेषण। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं उसको समझ लेना फिर से अगर नहीं दिख रहा होगा। वैसे हालांकि लिख दिया है मैंने। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब आता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसी को जोड़कर लिखा जाता है, कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आता है इसमें संबंध बोधक। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और नंबर 4 आता है यहां विस्मय आदि बोधक, ठीक है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। 4 प्रकार के अविकारी हो गए, यानी कि रूप या प्रयोग के, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी में कितने होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर लेंगे। अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जो अगर अर्थ के आधार पर बांटा जाए तो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 आएगा यहां पर एकार्थी, ठीक है। दूसरा आएगा समानार्थी। तीसरा आता है विपरीतार्थी।
अच्छा ये नहीं लिखा जा रहा, कोई नहीं, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। वहां नहीं चल रहा है ये, कोई नहीं। इसमें आ जाता है अगला विपरीतार्थी, और इससे पहले था एक अनेकार्थी, वो इसी में आ जाएगा अर्थ के आधार पर अनेकार्थी। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो जाते हैं? एकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और अनेकार्थी। यहां पर अर्थ के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो चार्ट है इसको ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जहां भी नोट्स बनाते हैं। इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत, व्युत्पत्ति, रूपांतर के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से शब्द, सार्थक शब्द होते हैं, और उनके भी हमने विभेद कर दिए हैं अलग अलग प्रकार से। एक प्रकार का शब्द और आता है, ध्यान से समझ लेना, वो इसी के अंदर विद्वानों ने रख दिया गया है। तो कुछ की मान्यता है कि वो अलग है, लेकिन कुछ का मानना है कि उसको हम उत्पत्ति के आधार पर ही रखेंगे। तो हम भी उसको कहां रख देते हैं? यही। उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द को भी इतिहास, उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर भी इस वर्ग में रख दिया गया है। तो ये चार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशिष्ट चार्ट है ये, इसको ध्यान से समझ लेना। और अब हम जो है इनका जो वर्गीकरण कर दिया है, अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। मैं समझता हूं कि ये जो आपको समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा इसको अपने ध्यान से। तो इसको आप वीडियो रोक कर या बैक करके ध्यान से देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना इसे। ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपको परीक्षाओं में, जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं। और सुनने में आ रहा है कि यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा, जो भर्ती है 1 नवंबर से या नवंबर के कुछ माह में आने वाली है। तो उसमें आप जानते हैं कि हिंदी कितने विशेष है, 37-38 के आसपास प्रश्न जो है उसमें आते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे, वहां भी काम आने वाली है। और जेल वार्डर का जो अभी परीक्षा निश्चित हो चुकी है दिसंबर में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। कोई डाउट हो तो क्लियर करते रहेंगे वीडियो में कमेंट करके। तो हम सबसे पहले हम क्या समझते हैं? इतिहास या स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम कर लेते हैं। तो इसमें हमने 4 प्रकार के शब्द बताए थे आपको। तो 4 प्रकार के शब्द कौन कौन से बताए थे वो समझ लेते हैं अच्छे से। तो उनका फिर एक एक करके हम जो है वर्गीकरण करेंगे और उनको जानेंगे कि उनमें है क्या और किस प्रकार से उनका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको तत्सम शब्द, तत्सम शब्द बताया था आपको। तो देखेंगे, उसके बाद बताया था आपको तद्भव, तद्भव बताया था। उसके बाद बताया था आपको देशज, और नंबर 4 पे आया था विदेशज। ठीक है, तो इतिहास यानी कि ये सबसे प्राचीन है, ये रूप जो है सबसे प्राचीन है, और इन्हीं के आधार पर शब्दों का जो शब्दकोश बनाया जाता है, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो ये हिंदी का जो शब्दकोश है उसमें जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो पहले इनका शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तत् जमा सम। तो तत् जमा सम का मतलब होता है तत्सम। तत्सम का मतलब है कि तत् मतलब उसके, सम का मतलब होता है समान। ठीक है, ये जो के है या से है, ये जो है कारक चिन्ह है, ये बदलता रहता है। तो ये समझ लेंगे पहले कि उस तत् का मतलब होता है उससे या उसके। तो उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, कुछ समझ में आया कि वे शब्द जो संस्कृत के समान है फिर भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत में किसी विभक्ति चिन्ह या विसर्ग लग के या किसी और रूप में प्रयोग हो रहे थे, लेकिन हिंदी में वे शब्द वैसे ही रूप में या तो विभक्ति चिन्ह हटा दिया है या किसी जो है
प्रत्यय को हटाकर वो शब्द सेम टू सेम या वही के वही रूप जो है हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन है कैसे? वो संस्कृत के जैसे ही है, यानी कि तत् जमा सम, यानी कि उसके समान, यानी कि किसके? संस्कृत के समान है वे शब्द। और कहां प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे वाला वो समझ लो, जैसे कि अग्नि, अभी भी शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फल, ये शब्द कहां प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो मैं जब डिटेल में आएगा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो अग्नि हो गया, अब जैसे ज्येष्ठ हो गया, इसके अलावा ज्येष्ठ, पुष्प हो गया। तो ये जो शब्द है, ये शब्द कहां है? ये हिंदी में अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। आपने किताबों में, पुस्तकों में पढ़ा होगा, परीक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ज्येष्ठ, पुस्तक, फल, अग्नि, ये क्या है? उसके, किसके? संस्कृत के समान है ये शब्द, और बोलने में थोड़े से कठिन होते हैं, जो आपकी सरल भाषा में, ये वाला जो वाक्य है कि बोलने में कठिन होते हैं, ये सरल भाषा में है, लेकिन इसका कोई लिखित रूप नहीं है कि बोलने में कठिन होते हैं। तो ये समझ लो कि केवल कि वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब समझ लो तद्भव शब्द क्या होते हैं। ये तो थे तत्सम, अभी होता है तद्भव, तत् जमा भव। तो तद, ये देखो यहां संधि बन गया है, जो वर्ग था प्रत्येक वर्ग का तीसरे त था द, तो ये मेल होकर यहां तीसरा हो गया है। तो ये तद किसे? तद का जमा भव, तद्भव का मतलब है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न। तभी तो हमने उत्पत्ति के आधार पर बताया था इसे, उत्पन्न। तो उत्पन्न का मतलब क्या है? यहां उससे जन्मा हुआ। ध्यान से समझ लीजिए कि उससे, देखो ये विभक्ति चिन्ह है, ये जो कारक चिन्ह है, तो ये जो है उससे या उसके बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तद जमा भव का मतलब है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। क्या हो गया इसका मतलब? संस्कृत से उत्पन्न, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वे शब्द जो संस्कृत से विकास होकर या थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और बोलने में सरल होते हैं। किसके मुकाबले? इन तत्सम शब्दों के मुकाबले ये शब्द जो है बोलने में सरल होते हैं। थोड़े से ये कठिन हो सकते हैं बोलने में, लेकिन इनके उच्चारण में सरलता होती है, और संस्कृत के शब्दों से रूप बदलकर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आम्र का क्या हो जाता है? आम हो गया। अग्नि का क्या हो जाता है? आग। पुष्प का क्या हो जाता है? फूल। हस्त का क्या हो जाता है? हाथ। तो इस प्रकार से ये वाले जो शब्द हैं, ये जो शब्द है ये तत्सम है सारे, और ये क्या हो जाते हैं? इनसे रूप बदलकर ये कहां प्रयोग किए जाते हैं? तद्भव रूप में प्रयोग किए जाते हैं हिंदी के अंतर्गत। तो वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न है, संस्कृत से उत्पन्न शब्द हमें आपको देखने के मिलेंगे तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों में। ठीक है। तो अब आता है आपका अगला देशज शब्द। देशज शब्द समझ लेते हैं कि क्या है, कि देश जमा ज, यानी कि देश में जन्मे हुए। देश जमा ज, वे शब्द जो देश में, अपने भारत में जन्मे हुए हैं। या फिर इनका एक अलग परिभाषा क्या है, कि वे शब्द जो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर लिए हैं, या भारत की बोलियों से या देशी भाषा, देशी बोलियों से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो वे शब्द कौन से, कि जो देश में जन्मे हैं या हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिया है, या फिर जो ग्रामीण बोलियां होती हैं उन बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, जो मान्यता प्राप्त हिंदी है, जो मानक हिंदी है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि तेंदुआ है, लोटा, डिब्बा, ढक्कन, बेटा, बाप, थैला, ये क्या है?
ये सारे जो आपके देसी शब्द जो सुनने को मिलते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इन शब्दों को बना लिया है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि डिब्बिया, डिब्बा, ढक्कन, लोटा, डिब्बा, ये खुरपा, खुरपा, ये क्या है, ये देशज शब्द है, यानी कि अपनी लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वही शब्द हम संस्कृत में सॉरी जो है हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, देशज शब्द कहलाते हैं, कह देंगे। तो ये तो हो गया आपका देशज। अब आ जाता है आपका विदेशज। तो विदेशज को समझने के लिए थोड़ा सा हमें जगह ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे हम इनको देशज और विदेशज। तो विदेशज शब्द वे हैं जो हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं से, सॉरी अन्य विदेशी भाषाओं से, जो भारत की भाषा नहीं है और जो विदेश की भाषा है, विदेश जमा ज, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ, विदेश जमा ज का मतलब होता है जन्मा, जो विदेश में जन्मा है वो शब्द भारत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज। अब आपको ये तो पता ही होगा जो कि विदेशज शब्द जो है भारत में क्यों प्रयोग किए जाते हैं। आपको ये जानकारी है कि इतिहास में जो विदेशी लोग थे भारत पर आए, आक्रमण किया, राज किया और यात्राओं पर भी आए, तो वो जो लोग थे अपनी भाषाओं का प्रयोग यहां करते थे और जो है उन शब्दों को यहां छोड़ गए। तो वो जो शब्द जो छोड़ गए तो वो हिंदी ने अपना लिए। और एक चीज ध्यान रखना कि जो हिंदी है, आपकी जो हिंदी भाषा है, उसमें एक ये विशेष गुण है कि वो अपने आप को बदलती रहती है और अन्य शब्दों को ग्रहण करती रहती है। तो जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि, अभी मैं बताऊंगा इस बात को, कि जो हिंदी है ये एक बहुत विशेष गुण है कि अन्य भाषाओं का शब्दों को प्रयोग अपने अंदर ढालती है और प्रयोग में लाती है। अगर ऐसा ना करे तो हिंदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हिंदी को कोई नहीं बोलेगा, कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कि इसमें अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा अन्य जो विदेशी भाषाओं हैं उनके शब्द भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो क्या है, वो हिंदी की एक विशेषता है। इंग्लिश में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या कहेगा, गमार कहा जाएगा अगर इंग्लिश एग्जैक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं और उसमें हिंदी के शब्द आपने प्रयोग कर दिए। लेकिन अगर आप हिंदी बोल रहे हैं और उसमें इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको विद्वान समझा जाएगा, यानी कि जो है सामान्य से थोड़ा ऊपर समझा जाएगा। तो हिंदी की एक विशेषता है कि जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि भाषा संस्कृत खारा कूप जल और भाषा बहता नीर, क्या कि संस्कृत खारा कूप जल और भाषा बहता नीर, मतलब कि जैसे संस्कृत थी उसने किसी भी भाषा के शब्दों का अपने अंदर नहीं ढाला, किसी भी भाषा के शब्दों को ग्रहण नहीं किया और वो एक जगह स्थिर हो गई और वहीं पर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक या अभी तक नहीं चल पाई। तो एक विषय बनकर रह गई है अभी भी। लेकिन हिंदी क्या है, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें यह ग्रहण करने की क्षमता है और क्षमता के आधार पर ही इसका विकास हो रहा है। तो ये क्या है, विदेशी भाषाओं का शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम जितने भी भाषा को शब्दों को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्दों का, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो विदेश में जन्मे होते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं, हम विदेशज कहते हैं। तो विदेशज शब्दों को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो है कौन कौन से विदेशज शब्द हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं चीनी। जो चीनी भाषा है उसके शब्द हैं चाय, सबसे पहले इसमें आता है चाय, लीची। ये किस भाषा के शब्द हैं, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और कौन कौन सी भाषा के शब्द हमारे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में कूपन, कारतूस, अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी जो भाषा है, कूपन, कारतूस, या कारतूस को ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, और उसके अलावा डॉक्टर, लाइट, ट्रेन, बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये अंग्रेजी के शब्दों को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से जो शब्द हैं अरबी, फारसी के और तुर्की के, उनको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अरबी के, इनको लिख लेना ध्यान से, परीक्षा में पूछा जाता है, एक प्रश्न यहां से बन जाता है। अरबी भाषा के जो शब्द हैं, इनाम है, उम्र है, कसम है, गरीब है, खास है। इनाम, उम्र, कसम, गरीब, खास,
ठीक है, ये शब्द लिख लीजिए और परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, इन प्रश्नों से पूछा जाता है यहां से। और इस्तीफा है, कब्र है, औरत है, इसी अरबी का इस्तीफा, औरत, कब्र, ये क्या है, ये आपके अरबी भाषा के शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देख लेते हैं फारसी भाषा के, फारसी भाषा के जो शब्द हैं हिंदी में कौन कौन से मतलब प्रयोग किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो फारसी में है आपके आदा, आराम, आदमी, कबूतर, आदा हो गया, आराम, आदमी, कबूतर। तो ये जो शब्द हैं ये आपके फारसी के हैं, कुछ दो चार देख लेते हैं जो कुछ जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चरखा, गुलाब, खर्च, कमर। चरखा हो गया, गुलाब हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये आपके फारसी के हैं, ये अरबी के हैं, चीनी के हैं, अंग्रेजी के हैं, तुर्की के, और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लेना कि ये जो शब्द है परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, चीनी भाषा का शब्द कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है, फारसी का शब्द कौन सा है। तो अब समझ लेते हैं तुर्की भाषा का। तो तुर्की भाषा का सबसे पहले तो समझ लीजिए ये जो शब्द है उर्दू, ये तुर्की भाषा का ही शब्द है, ठीक है। उसके अलावा कैंची, कुली, चमचा, तोप, कौन कौन से, कैंची, कुली, चमचा, चमा हो गया, चमचा लिखना है इसे, क्या लिखना है, चमचा, तोप, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं जो कुछ नए हैं। हाँ ठीक है, बहादुर हो गया, लाश हो गया, इसमें क्या है, बहादुर, लाश, जिसे शव बोला जाता है, डेड बॉडी बोला जाता है, वो तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा और समझ लेते हैं थोड़ा सा कुछ और भाषा के, एक दो भाषा का जो है जो परीक्षाओं में पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो जो डच है, डच का एक शब्द पूछा जाता है तुरुप, जो डच भाषा है उसका एक शब्द है तुरुप। तो इसके अलावा ये रटने की चीजें हैं, समझने की चीजें नहीं है, जो किताबों में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये जो है देशज और विदेशज और ये किस आधार पर, यानी कि इतिहास, उद्गम, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है चार प्रकार से। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मेरा उद्देश्य ये था समझाने को। और इसके अलावा तत्सम तद्भव की जो है एक अलग क्लास में आपको लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें केवल तत्सम तद्भवों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देख लेते हैं जो मैंने पांचवा बताया था, संकर शब्द। संकर शब्द भी इसी के अंदर गिना जाता है। तो संकर शब्द जो है इसी के अंदर गिना जाता है। तो संकर शब्द पहले समझ लेते हैं। जैसे आपने एक शब्द जाना होगा संकर, जैसे मैंने कुछ बच्चों को बता चुका हूं कि संकर का मतलब क्या होता है। जैसे संकर बीज जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में प्रयोग किया जाता है, संकर बीज। तो आपने एक अंग्रेजी का इसका नाम है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड तो जानते होंगे, यानी कि दो जीन या दो अलग अलग वैरायटी को मिलाकर एक वैरायटी बनाई जाए या एक अलग जीन बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, संकर बीज या संकर। इसी प्रकार संकर बीज के आधार पर जब दो भाषाओं के शब्दों को एक जगह मिलाकर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे ऐसे शब्दों को हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि रेल गाड़ी। तो रेलगाड़ी जो शब्द है ये अंग्रेजी का हो गया और ये हिंदी का हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं। जब दो अलग अलग भाषा के शब्दों को हम एक जगह लिखकर प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कह देते हैं। एक दो शब्द और देख लेते हैं, जैसे टिकट घर, क्या हो गया, टिकट घर। तो टिकट घर में जो टिकट है ये अंग्रेजी का हो गया और ये क्या है, ये आपका हिंदी का हो गया। तो इनमें यही एक खास विशेषता है कि जो दो भाषाओं के शब्दों को जब मिलाकर लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जब लिखा जाता है तो हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। एक और समझ लीजिए, छायादार।
तो छायादार, तो छायादार शब्द को, जब छाया है ये आपका हिंदी का है, हिंदी का तत्सम शब्द है, और जो दार है ये आपका अरबी फारसी का प्रत्यय है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अरबी फारसी का प्रत्यय कहते हैं। तो जब दोनों शब्दों को अलग अलग है, ये हिंदी का है और ये जो दार है ये अरबी फारसी का प्रत्यय है, तो लेकिन है अलग अलग भाषा के, जब एक जगह प्रयोग किए जाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे संकर शब्द। तो समझता हूं ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, और मुझे लग रहा है ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगले जो टॉपिक है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त कर लेते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया होगा। तो मैंने शब्दों को 4 रूप से बांटा था, सार्थक शब्दों को 4 रूपों में बांटा, इतिहास उद्गम के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर, तीसरा था आपका स्वरूप रूपांतर के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, और चौथा था अर्थ के आधार पर। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या था, इतिहास उद्गम के आधार पर, जो अभी हम कर चुके हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, और अगला जो हम पढ़ेंगे, बाकी जितना हो सकेगा अगली वीडियो में सारा जो है ये जो अध्याय हम समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।